रेयर एक्सप्लेनेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द गोल्डन एज के 40th एपिसोड को। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हीरो और मिस्टर नागा अपने गिले शिकवे आपस में एक दूसरे को बताते हैं। तब हीरो को पता लगता है कि मिस्टर नागा ने ग्रैंडफादर को नहीं मारा, और साथ ही यह भी पता लगता है कि गोल्डन एज के साइड इफेक्ट्स का इलाज अभी मॉडर्न साइंस के पास नहीं है। और गोल्डन एज के रेशियो का पता लगाने के लिए उन्हें गांसू की बुद्धिस्ट गुफाओं को खोज निकालना होगा। और लास्ट में ब्यूटीफुल लेडी का डकैत मांगलू ये बताता है कि ब्यूटीफुल लेडी अंकल किन की गोद ली हुई बच्ची है। अब एपिसोड में आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें अंकल किन और ब्यूटीफुल लेडी को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहां पर ब्यूटीफुल लेडी अंकल किन को बताती है कि मांगलू पकड़ा गया और हम जेडाई को प्राप्त करने में नाकाम रहे। और हमें यह भी इंफॉर्मेशन मिली है कि अतीत में एक बार मिस्टर नागा के पिता और हीरो के ग्रैंडफादर कब्र की खोज में गांसू गए थे और उनके साथ एक घटना हो गई, जिसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए और गोल्डन एज के रेशो का पता लगाने के लिए हीरो गांसू जाने वाला है। और अब हीरो मिस्टर नागा के साथ है। फिर हमें थोड़ी देर बाद लेडी ऑफिसर और हीरो को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहां लेडी ऑफिसर हीरो को बताती है कि ब्यूटीफुल लेडी अंकल किन की गोद ली हुई बेटी है और ब्यूटीफुल लेडी अंकल किन के हाथ की एक कठपुतली है और ब्यूटीफुल लेडी ने जो कुछ भी किया है अंकल किन के कहने पर किया है। परंतु एक सवाल मेरे दिमाग में अभी भी घूम रहा है, क्या ऐसा तो नहीं है कि अंकल किन ने ग्रैंडफादर को मारा हो और अपने खिलाफ सारे सबूत को मिटा दिया हो। इस पर हीरो जवाब देता है कि समय के आधार पर देखा जाए तो जिस वर्ष आर्कोलॉजिकल टीम के साथ वह घटना हुई उस वक्त अंकल किन की उम्र लगभग 10 साल रही होगी और यह अंकल किन का उस घटना के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अंकल किन ने ग्रैंडफादर को मारा होगा। परंतु एक बात मुझे भी समझ में नहीं आई कि अंकल किन जेडाई के बारे में बहुत कुछ कैसे जानते होंगे और उन्हें जेडाई और गोल्डन एज के रेशो के बारे में बहुत कुछ कैसे पता है। और अब मुझे भी लग रहा है कि मेरे सवालों का जवाब मुझे गांसू की बहुत गुफाओं में मिलेगा। यहाँ पर लेडी ऑफिसर हीरो से पूछती है, क्या आप मिस्टर नागा की उन बातों से परेशान तो नहीं है जो उन्होंने बताया कि मॉडर्न साइंस के पास भी गोल्डन एज के दुष्परिणामों का इलाज नहीं है। इस पर हीरो जवाब देता है कि जब मैं सोचता हूँ कि फेंग क्वान और मिस्टर नागा के पिता का अतीत मेरे भविष्य को दर्शाता है तो ये सोचकर मुझे काफी डर लगता है और मुझे इस बात का डर लगता है कि मेरी मौत कितनी भयानक होगी। इस पर लेडी ऑफिसर हीरो को सांत्वना देते हुए बोलती है कि जब तक आपको गोल्डन एज के दुष्परिणाम को इलाज नहीं मिल जाता तब तक आप ना तो हार मानेंगे और ना ही मरने की बातें करेंगे, और आपको हमेशा याद रहे कि मरते दम तक हम सब आपके साथ हैं। इस पर हीरो लेडी ऑफिसर को बोलता है कि आप बहुत अच्छी है। अरे भाई अच्छी नहीं, वह तुमसे प्यार करती है। ये बात हीरो को पता नहीं कब समझ में आएगी और यह सीन यहीं कट हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें गांसू के रेगिस्तान को दिखाया जाता है, जहां पर हमारे चारों बडीज कार से जा रहे होते हैं और इस बार बॉडीगार्ड भी उनके साथ होता है, जो बताता है कि गांसू के इस रेगिस्तान में जब मैं ट्रेनिंग के लिए यहाँ आया था तो मेरी दोस्ती यहाँ के एक ऊंट पालने वाले व्यक्ति ओरजेंग से हो गई और ओरजेंग यहाँ का चप्पा चप्पा जानता है और मैं आपको वहीं लेकर जा रहा हूँ। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने ऑटो को लेकर जा रहा होता है। तभी बेस्ट फ्रेंड उसे बोलता है कि ओ गवार आदमी, अपने ऑटो को साइड में कर लो, तुम हमारा रास्ता रोक रहे हो। तभी वह लड़का उन्हें साइड देता है और हमारे चारों बडीज आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि अपने चारों बडीज बॉडीगार्ड के फ्रेंड के घर पर पहुंच जाते हैं और बॉडीगार्ड अपने फ्रेंड से मिलता है और उसके हालचाल पूछता है। फिर बॉडीगार्ड का फ्रेंड हमारे चारों बडीज की बहुत अच्छी खातिरदारी करता है। यहाँ पर बॉडीगार्ड अपने फ्रेंड से पूछता है कि तुम्हें कभी लगा नहीं कि गांसू से निकलकर तुम्हें पूरी दुनिया देखनी चाहिए। इस पर बॉडीगार्ड का फ्रेंड जवाब देता है कि जन्म लेने के बाद मुझे अपने गांव और इस मिट्टी को छोड़कर कहीं जाने की इच्छा नहीं हुई और अपने गांव और अपने मिट्टी की बात ही कुछ अलग होती है। और हमारे यहाँ तो कई सांस्कृतिक इतिहास दफन है जिसका संबंध कई राजाओं के राजकाल से है। इस पर बॉडीगार्ड बोलता है कि हम भी एक सांस्कृतिक इतिहास को खोजने आए हैं, हम यहाँ बुद्धिस्ट गुफाओं खोजने आए हैं, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हो। इस पर बॉडीगार्ड का फ्रेंड मना करते हुए बोलता है कि मैंने बुद्धिस्ट गुफाओं के बारे में कभी नहीं सुना और ना ही इसे कभी देखा है, इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग भी यहाँ घूमें और फोटोज ले और इसे एक शानदार यात्रा माने। फिर बेस्ट फ्रेंड ओरजेंग से बोलता है कि बुद्धिस्ट गुफाओं खोजना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्या आप हमारे लिए यहाँ के लोकल गाइड को ढूंढ सकते हैं जो इस रेगिस्तान को पूरी तरह से जानता हो, और आप पैसे की चिंता मत कीजिए, हम आपको हर एक चीज का भुगतान कर देंगे। तभी बॉडीगार्ड अपने फ्रेंड से बोलता है कि आप बेस्ट फ्रेंड की बात का बुरा मत मानना, ये थोड़ा मुंहफट है और कुछ भी बोल देता है। इस पर ओरजेंग बोलता है कि कोई बात नहीं, आप सब लोग मेरे मेहमान हैं और मेरा यकीन कीजिए मैं बुद्धिस्ट गुफाओं के बारे में कुछ नहीं जानता। यहाँ बॉडीगार्ड के फ्रेंड की बातों से लगता है कि वह जानता तो बहुत कुछ है पर बताना कुछ नहीं चाहता, और क्यों बताना नहीं चाहता यह हम एपिसोड में आगे देखते हैं। यहाँ पर सब ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, तभी वह लड़का वहाँ पर आ जाता है जो उन्हें रास्ते में मिला था। ओरजेंग उन सबको बताता है कि ये उसका बेटा है जिसका नाम अलाई है। तभी अलाई बेस्ट फ्रेंड को बोलता है, तुम तो वही हो ना जिसने मुझे गवार आदमी बोला था। इस पर बेस्ट फ्रेंड बोलता है, अरे नहीं, मैं तो गजब आदमी बोला था यार, और तुम तो मेरी बात का बुरा ही मान गए। फिर ओरजेंग अपने बेटे को समझाते हैं कि मेहमानों से ऐसे बात नहीं करते। फिर अलाई उन सबको बोलता है कि मैं आप लोगों का गाइड बन सकता हूँ और मैं इस रेगिस्तान को पूरी तरह से जानता भी हूँ। तभी अलाई के पिता उसको डांटते हैं और बोलते हैं कि तुम ऊँटों को पानी पिलाओ और रात के खाने की तैयारी करो।
अपने फादर की बात सुनकर अलाई उन पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आपने मुझे बचपन से ही कैदी बना के रखा और मुझे कभी बाहर भी नहीं जाने दिया और मैंने कभी बाहर की दुनिया देखी भी नहीं और आप मुझे अपनी मर्जी से कुछ करने भी नहीं देते। अब यह घर मेरे लिए एक नर्क के समान है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहीं घुट घुट कर मर जाऊंगा। अलाई की बात सुनकर उसके पिता उसको समझाते हैं कि मैंने बचपन से ही तुम्हें एक बात सिखाई है कि पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, और मैं ये नहीं चाहता कि तुम कभी ऐसी मुसीबत में पड़ जाओ जहां पर तुम्हें केवल पछताने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता दिखाई ना दे। यहाँ पर अलाई अपने पिता की पूरी बात सुनने से पहले ही चला जाता है और साथ ही यहाँ अलाई के पिता अपने बेटे के ऐसे बिहेवियर के लिए अपने मेहमान यानी हमारे चारों बड़ी से माफी मांगते हैं और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें बेस्ट फ्रेंड को दिखाया जाता है जो हीरो को लेकर लेडी ऑफिसर के रूम तक ले आता है और दरवाजा खटखटाकर वहां से भाग जाता है। तभी लेडी ऑफिसर गेट को ओपन करती है और हीरो को बोलती है क्या बात है। तभी हीरो बोलता है कि बेस्ट फ्रेंड मुझे यहाँ छोड़कर गया और बोला कि मैं आपसे बात करूं। इस पर लेडी ऑफिसर बोलती है आओ अंदर बैठकर बात करते हैं। तभी हीरो बोलता है अंदर नहीं बाहर चलकर बात करते हैं और लेडी ऑफिसर हीरो के साथ चली जाती है। तभी हीरो और लेडी ऑफिसर के जाने के बाद बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि अगर किसी को खाने के लिए चम्मच भी दे दो तो भी वो खाने को चाट कर ही खाएगा और हमारे हीरो का कुछ नहीं हो सकता। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बॉडीगार्ड अपनी बॉडी बना रहा होता है और बेस्ट फ्रेंड फालतू की बातें कर रहा होता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों की बातें अलाई भी सुन रहा होता है। तभी बेस्ट फ्रेंड बॉडीगार्ड को बोलता है कि अगर सोचो हमें बौद्ध गुफा में गोल्डन आइज के राज के साथ साथ बेशकीमती खजाना मिल जाए तो हमारा जीवन कितना अच्छा हो जाएगा और फिर मैं और टीचर जिया जिंदगी भर ऐश करेंगे। फिर बेस्ट फ्रेंड बॉडीगार्ड से पूछता है क्या तुमने एक बात नोटिस की, जब हम बौद्ध गुफा के बारे में ओल्ड जेंग से बात कर रहे थे तो उनका बिहेवियर कुछ अजीब था। मुझे लगता है कि वह बौद्ध गुफा के बारे में कुछ जानते हैं। इस पर बॉडीगार्ड जवाब देता है कि ठीक है मैं कल इस बारे में उनसे दोबारा बात करूंगा। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ रेगिस्तान में रेत का तूफान चल रहा होता है और इस तूफान में अपना अलाई एक ऊंट को लेकर बौद्ध गुफा की तलाश में निकल जाता है। उसके ऊपर बेस्ट फ्रेंड की खजाने वाली बात का असर हो गया होता है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ अलाई के पिता उसको खोज रहे होते हैं। फिर अलाई के पिता बेस्ट फ्रेंड और हीरो को बताते हैं कि अलाई रेगिस्तान में कहीं निकल गया है, मैं उसे खोजने जा रहा हूँ और आप लोग मेरे घर का ध्यान रखना। इस पर हीरो बोलता है कि हम सब गाड़ी लेकर चलते हैं और सभी मिलकर अलाई को खोजते हैं, इससे हम सब अलाई को जल्दी से खोज पाएंगे। फिर सभी अलाई की तलाश में रेगिस्तान में निकल जाते हैं और रेगिस्तान में दूर दूर तक अलाई को खोज रहे होते हैं। फिर हीरो और बेस्ट फ्रेंड को एक जगह अलाई मिल जाता है और उसे पानी पिलाकर उसकी जान बचाते हैं और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे तीनों बडीज खातिरदारी का आनंद ले रहे होते हैं। तभी अलाई और उसके पिता उनके पास आ जाते हैं जहाँ अलाई उसकी जान बचाने के लिए सबका शुक्रिया अदा करता है। तभी बेस्ट फ्रेंड अलाई को समझाता है कि अब तुम्हें समझ में आया कि तुम्हारे पिता इस रेगिस्तान में तुम्हें कहीं जाने क्यों नहीं देते। वह तुम्हारी परवाह करते हैं और तुम्हें खोने से डरते हैं और तुम मुझसे वादा करो कि तुम अच्छे बच्चे की तरह अपने पिता की हमेशा बात मानोगे। फिर अलाई के पिता बोलते हैं कि आप लोगों ने मेरे बेटे की जान बचाई, मैं आप लोगों का यह एहसान कभी चुका नहीं पाऊंगा। इस पर बॉडीगार्ड बोलता है कि तुम चुका सकते हो, बस इतना बताओ कि तुमने बौद्ध गुफा को देखा या नहीं। इस पर ओल्ड जेंग सबसे पहले अपने बेटे अलाई को वहां से भेज देता है। फिर ओल्ड जेंग बोलता है कि मैंने 24 साल पहले बौद्ध गुफा को देखा था। 24 साल पहले मैं रेगिस्तान में कहीं खो गया था और उस दिन चंद्रमा बहुत ही अजीब तरीके से बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था। उसकी रोशनी रेगिस्तान पर काफी तेज पड़ रही थी जिससे आंखें बार बार चौंध आ रही थी। फिर मैंने एक बौद्ध गुफा को देखा जो एक मंदिर के आकार में बनी हुई थी, जिसके अंदर में चला गया जहां मैंने देखा कि दीवारों पर अजीब तरह की पेंटिंग बनी हुई थी और वहां पर कई सारी मूर्तियां भी थी और सामने भगवान बुद्ध की एक मूर्ति थी। और जैसे ही मैंने भगवान बुद्ध की मूर्ति को छुआ तो गुफा में भूकंप आ गया और पूरी गुफा हिलने लगी और मैं डरकर बाहर भाग आया। अगर मैं उस दिन बाहर भाग कर नहीं आता तो उस बौद्ध गुफा के साथ रेत में दफन हो जाता। यहाँ ओल्ड जेंग एक मैप को दिखाते हुए सभी को बोलते कि उस दिन के बाद मैं कई बार उस बौद्ध गुफा को देखने गया, परंतु वह बौद्ध गुफा मुझे दोबारा कभी नहीं मिली और 24 सालों से मैं उसे खोजने का प्रयास कर रहा हूँ। इस पर हीरो बोलता है कि इसका मतलब वह बौद्ध गुफा 24 साल में केवल एक बार दिखाई देती है और ये सीन यहीं कट जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद हीरो को दिखाया जाता है जो 24 साल पहले जिस दिन बौद्ध गुफा दिखाई दी थी उस दिन के बारे में लैपटॉप में रिसर्च कर रहा होता है कि उस दिन ऐसा स्पेशल क्या था। तभी उसे अंकल डा का कॉल आता है और अंकल डा हीरो से बोलते हैं कि जुआंगरी आजकल आप कहाँ हो और तुम मुझसे मिलने भी नहीं आ रहे। इस पर हीरो जवाब देता है कि अंकल डा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एक काम के सिलसिले में गांजू आया हूँ। इस पर अंकल डा हीरो से पूछते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको। इस पर हीरो जवाब देता है कि अंकल डा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अजीब तरीके से बहुत बड़ा चांद हमें कब दिखाई देता है, कहने का मतलब सुपरमून कब दिखाई देता है। यहाँ पर अंकल डा हीरो को ज्ञान की जड़ी बूटी देते हैं और बताते हैं कि नॉर्मली तो पूरा चांद हमें पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है, परंतु तुम जिस सुपरमून की बात कर रहे हो वह रेगिस्तान की कुछ विशेष परिस्थितियों में दिखाई देता है या फिर जब समंदर में ज्वार उत्पन्न होता है तो उसके प्रभाव से हमें सुपरमून की झलक दिखाई देती है। इस पर हीरो बोलता है कि धन्यवाद अंकल डा, मैं आपकी बात को समझ गया और यह बोल कॉल को काट देता है और फिर से अपने लैपटॉप में कुछ रिसर्च करने लग जाता है।
फिर हमें हमारे तीनों बडीज को दिखाया जाता है जो आपस में मिस्टर नागा के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कहीं मिस्टर नागा उनका फायदा तो नहीं उठा रहा। तभी हीरो उन्हें आवाज लगाता है और बोलता है कि मैंने खोज लिया, 1 सप्ताह बाद सुपरमून होने वाला है। और ये एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ समाप्त हो जाता है। अब हमारी मुलाकात होगी द गोल्डन आइज के नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी प्रकार की रेयर एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू सून।